हेलो मेरे दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंडर राइटर ऑफ सिक्योरिटी। ये हमारे मॉड्यूल 1 का लास्ट चैप्टर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पूरे मॉड्यूल का। हर बार एग्जाम में आया हुआ है, हर बार। कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं है जिसमें अंडर राइटर ऑफ सिक्योरिटी का क्वेश्चन ना आया हो। तो जितनी मेहनत इस पे कर सकते हो उतनी करो। मैं भी आपको रिवीजन करा रहा हूँ पूरी मेहनत के साथ। आप भी अपनी रिवीजन करो पूरी मेहनत के साथ। ठीक है। तो इस चैप्टर को 2 क्लास में कवर करेंगे। पहले आज की क्लास में थोड़े कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या क्या कवर कर सकते हैं, अंडर राइटर का क्या मतलब होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी लिस्ट में इसको डालो। हर बार पेपर में आता है, इस बार भी आएगा और हमेशा आगे भी आता रहेगा। देखो, हमारे इंस्टीट्यूट की ना यही खास बात है कि हमें पता है पेपर में कहाँ से कंसेप्ट आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, फिर भी हम उसको नहीं करके जाते। इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो ही नहीं सकती। भाई, सीए इंस्टीट्यूट की बात करूँ ना, उनका एग्ज़ाम टफ आता है। क्यों आता है टफ? क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आएगा। उनको पता ही नहीं उनका पेपर पैटर्न क्या है, कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आपको ये तो पता है ना, आपको ये तो पता है ना कि अंडर राइटर ऑफ सिक्योरिटी में से 7 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। ये तो पता है आपको कि इसमें से इतने नंबर का आता है। ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, ये तो पता है। अब मैं जैसे कह रहा हूँ अंडर राइटर ऑफ सिक्योरिटी आता है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। पर वहां पर ये नहीं होता। जब हम सीए वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं, मैं सीए में कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ इंटरमीडिएट लेवल पर, वहां पर ये मैं देखता ही नहीं। वहां पर जब उनका एग्जाम बैठे तो हर साल एग्जाम अलग अलग है। आज इस बार मटेरियल चैप्टर जो है वो अगर 4 नंबर में आए, अगली बार 8 नंबर में आ जाएगा। ऐसा सिस्टम उधर आएगा। मटेरियल चैप्टर पर कितने नंबर में आएगा ये नहीं पता। पर यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है अपने इंस्टीट्यूट की, जो हमें पता होता है कि हमारे एग्जाम में किस लेवल पर किस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक है। तो एक अप्रिसिएशन लीजिए इसको और आराम से इसको सॉल्व करिए, आराम से इसको पढ़ाई करिए। आइए, अंडर राइटर ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है? अंडर राइटर ऑफ सिक्योरिटी, देखिए, एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया है कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है। एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो अपने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करती है पब्लिक को। अब कंपनीज एक्ट की ना कुछ प्रोविजन है। वो कहता है कि जो भी शेयर आप इशू करे हो, 90% ऑफ द इशू शेयर अगर सब्सक्राइब नहीं हुए तो विद इन 120 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो पूरा पैसा आपको रिफंड करना होगा। अब मान लीजिए कोई कंपनी न्यू इनकॉर्पोरेट है। मतलब मैंने कंसेप्ट क्या समझाया कि अगर कोई कंपनी है वो अपने शेयर इशू कर रही है, जितने शेयर अगर इशू कर रही है, अगर उसमें 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होते हैं, 90% हो गए तो वेल एंड गुड है, 90% नहीं हो गए मतलब 89% शेयर ही सब्सक्राइब हुए, उतने ही शेयर लोगों ने खरीदे, तो कंपनी को अपना सारा पैसा रिफंड करना होगा। कंपनी जेड की प्रोविजन है कि भैया कम से कम 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। अब मान लीजिए टाटा, रिलायंस, एयरटेल, ये सारी कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो लोग इनके शेयर खरीदने में पागल होंगे। यार इनके शेयर खरीदो, बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी, इनके शेयर खरीद लेना चाहिए। तो इनकी तो गुडविल होती है अच्छी, इनमें तो ओवर सब्सक्राइब आ जाता है। 1 लाख शेयर इशू करेंगे, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एप्लीकेशन आ जाएगी। पॉइंट यहाँ पर है कि जब वो कंपनी जो एक न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसका भी नाम नहीं है कंपनी में, जिसमें गुडविल नहीं है, वो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो अपने 90% सब्सक्राइब वाले कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाती, जिससे अगर 89% शेयर भी सब्सक्राइब हो रहे हैं तब भी उनको पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा अपना। जैसे कि 1 लाख शेयर इस एबीसी लिमिटेड कंपनी ने इशू करे, लेट सपोज कि 85,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुए, 85,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, एट द रेट 2 रुपए के हिसाब से इन्होंने सभी सब्सक्राइबर ने पेमेंट करी। अब ड्यू डेट खत्म हो गई, अब 1,70,000 रुपये इनके पास आ गए, 1,70,000 इनके पास आया, तो 85,000 शेयर इनको, अब जो पैसा इनके पास आया है ना, एप्लीकेशन मनी 1,70,000 रुपये, इन सभी पैसों को रिफंड करना होगा, क्योंकि कंपनी का प्रोविजन कहता है कम से कम 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पर सेबी की वो आ जाती है, क्या सेबी की गाइडलाइंस आ जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। कहते हैं अगर कोई भी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है तो वो बिना ब्रोकर के शेयर इशू नहीं कर सकती। चाहे आपकी कंपनी का कितना ही अच्छा नाम हो, चाहे आपकी कंपनी का नाम ना हो, बिना ब्रोकर के शेयर इशू नहीं किया जा सकते।
ठीक है। तो सेबी ने क्या कहा, सेबी ने कहा कि भैया बिना ब्रोकर के मैं शेयर इशू नहीं कर सकती कोई भी कंपनी, तो उन्होंने एक कंडीशन लगा दी। तो अगर आपकी कंपनी है और आप पहली बार शेयर इशू कर रहे हो या 1000 बार आप शेयर इशू कर चुके हो, तब भी हर बार आपको ब्रोकर का हेल्प लेना पड़ेगा। अब ये ब्रोकर कौन होते हैं? ब्रोकर वो पर्सन होते हैं जो आपके शेयर को सब्सक्राइब करते हैं और हर सब्सक्रिप्शन के बदले में कमीशन चार्ज करते हैं। लेट सपोज कि आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे। अब मैं एज अ ब्रोकर आपके पास आया और मैंने कहा मैं आपके शेयर बिकवा दूंगा। ठीक है, ब्रोकर सेलेक्ट करना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कौन सा ब्रोकर सेलेक्ट करते हो। ठीक है जी। तो सेबी में आपको ब्रोकर की लिस्ट दे रखी होगी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की, उनको आप सेलेक्ट करो और वो आपको आपके शेयर को बिकवाएंगे आपके बिहाफ पर। उनका काम ये रहेगा और उनको आपको कमीशन देना होगा। अब ब्रोकर जो होता है वो ये कहता है कि भैया देखो, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतने शेयर बिकवाऊंगा, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतने शेयर बिकवा दूंगा। तो 1 लाख शेयर है तो 1 लाख शेयर में मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना बिकवा दूंगा, और नहीं बिका तो आपको वो आप अपने हिसाब से, मतलब आप बेचना चाहो आप भी बेच लो, ब्रोकर बेचना चाहे ब्रोकर ही बेचेगा। ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि ब्रोकर कोई ऐसा तरीके से कोई गारंटी नहीं दे रहा मैं आपके सारे शेयर सब्सक्राइब करवा दूंगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रहा। वो कह रहा है मैं बिकवाऊंगा भाई, जितने लोगों ने खरीद लिए, नहीं खरीदे वो आपको वापस करना होगा। अगर वो 90% नहीं हुआ तो वो क्या होगा, आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो ब्रोकर के केस के अंदर ये होता है कि ब्रोकर कोई गारंटी नहीं देता कि मेरे सारे शेयर सब्सक्राइब करवा देगा, ये कंपनी के सारे ही शेयर सब्सक्राइब करवा देगा। वो तो ये कहता है कि भैया जितने शेयर होंगे होंगे, नहीं होंगे तो आपको बता दूंगा, उस हिसाब से आप काम कर लीजिएगा। तो पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर एंट्री होती है अंडर राइटर की। अब अंडर राइटर कौन होते हैं? अंडर राइटर भी ब्रोकर ही होते हैं, पर ये गारंटी देते हैं। ये क्या कहते हैं, इन्होंने एबीसी लिमिटेड को कहा कि आपने जो 1 लाख शेयर इशू करे हैं, वो अंडर राइटर कह रहा है कि हम ब्रोकर जैसा काम नहीं करते, हम क्या है, अंडर राइटर है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके 1 लाख शेयर हम बिकवा रहे हैं और वो नहीं बिके, मान लो 50,000 ही सब्सक्राइब हो पाए और पूरे नहीं हो पाए, तो बाकी 30,000 हम खरीदेंगे पर आपके 1 लाख फुल्ली सब्सक्राइब करवाएंगे। ऐसी कंडीशन लगा देते हैं। ये कंडीशन इन द सेंस ये गारंटी देते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, गारंटी देते हैं कि अगर आपके 1 लाख शेयर नहीं बिके, पूरे हम सब्सक्राइब नहीं, हम भी ब्रोकर ही है, पर हम ब्रोकर से क्यों अलग हो गए, इसलिए अलग हो गए क्योंकि हम गारंटी भी दे रहे हैं आपको, और अगर हम गारंटी दे रहे हैं तो हमारा कमीशन ब्रोकर से ज्यादा होगा। कि आपको गारंटी भी दे रहे हैं यार आपके 1 लाख शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे, बिकवाएंगे, अगर वो मार्केट में नहीं बिक पाए तो हम खरीदेंगे पर आपका फुल्ली सब्सक्राइब कराएंगे, जिससे 90% वाली जो कंडीशन कंपनी एक्ट ने लगाई है उससे आपको पैसा रिफंड करना ना पड़े। और जो पर्सन ये गारंटी लेता है कि मैं आपके शेयर बिकवाऊंगा, अगर उसने नहीं बिक पाया, मैं नहीं कर पाया, तो सारे शेयर मैं खरीदूंगा पर आपके फुल्ली सब्सक्राइब होंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन को ब्रोकर नहीं अंडर राइटर कहा जाता है। तो वही यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें गारंटी देता है अंडर राइटर, और अंडर राइटर कहता है कि मैं आपको, ये वो पर्सन होता है जो गारंटी देता है कि एबीसी कंपनी के सभी शेयर सब्सक्राइब कराएंगे जितने की उन्होंने गारंटी ली है। मान लो अगर उन्होंने 50,000 शेयर की गारंटी ली है तो 50,000 शेयर सब्सक्राइब कराएंगे। जरूरी नहीं है कि आप एक ही ब्रोकर से अपने सारे शेयर बिकवाओ, आप कई सारे ब्रोकर रख सकते हो, कई सारे ब्रोकर रख सकते हो। ठीक है सर। अच्छा, जो पर्सन शेयर खरीदेगा वो फर्म भी हो सकती है, वो बैंक भी हो सकता है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है, वो कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। पर ये क्या होता है, जो अंडर राइटर होते हैं उनका कमीशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रोकर, और उनके कमीशन को अंडर राइटिंग कमीशन कहा जाता है। ये है पॉइंट सर इस केस के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहां तक तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट पे। अब थोड़ा सा और आपको चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई एबीसी लिमिटेड है, उसने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करे, अंडर राइटर को दिए, और हमारे पास 3 अंडर राइटर है, हमने 3 अंडर राइटर सेलेक्ट करे, हमारी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और हमने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करना है। अब हमने कहा भाई एक ही 1 लाख शेयर को बिकवाने के लिए मैं एक अंडर राइटर को नहीं दूंगा, मैंने 3 अंडर राइटर को बुलाया और मैंने कहा भाई कुछ कुछ शेयर आप ले लो और बेच दो मेरे। एक्स कह रहा है कि मैं आपके 50,000 शेयर बेच दूंगा, एक्स एक अंडर राइटर है। वाई कह रहा है मैं आपके 30,000 बेच दूंगा, और जेड कह रहा है मैं आपके 20,000 शेयर सब्सक्राइब करवा दूंगा। तो मैंने इनको इस तरीके से दे दिया, और मैंने इनको गारंटी भी ले ली कि भैया देखो अगर आप 50,000 शेयर, 30,000 या 20,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं करा पाए तो ये आपको लेने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आप अंडर राइटर हो, कभी तो कमीशन आपको ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ 80,000 शेयर कंपनी के सब्सक्राइब हो गए, कंपनी कितने शेयर सब्सक्राइब हो गए, 80,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, इस 80,000 शेयर में एक्स की तरफ से सब्सक्राइब कितने हुए हैं, वाई की तरफ से सब्सक्राइब कितने हुए और जेड की तरफ से सब्सक्राइब कितने हुए हैं, ये कैसे पता चलेगा? भाई कंपनी के बाद तो एप्लीकेशन आ रही है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो एप्लीकेशन एक्स द्वारा आई है, वाई द्वारा आई है या जेड द्वारा आई है?
तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है मार्क्ड एप्लीकेशन। अब होता क्या है कि मान लीजिए एक एक्स है, एक अंडरराइटर एक्स, अंडरराइटर ने ये एक्स अंडरराइटर जितने को भी ये शेयर बिकवाएगा वो एक एप्लीकेशन देगा, और उस एप्लीकेशन में एक्स का मार्क लिखा होगा, ये एप्लीकेशन द्वारा दी गई है एक्स। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन है, इसमें तीनों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन बनाई, उसमें अपने अपने साइन कर दिए, या अपने अपने कोई मोहर लगा दी, अपने अपने कोई नाम लिख दिया कि ये एक्स द्वारा एप्लीकेशन बने, कंपनी की है पर ये एक्स द्वारा है, इसकी है वाई द्वारा है। तो ये एप्लीकेशन का फॉर्म जो होगा ये सब्सक्राइब कराने पे शेयर होल्डर को या पब्लिक को देंगे। जो मान लो आप शेयर खरीदना चाहते हो मेरी कंपनी के एक्स अंडरराइटर से, तो ये फॉर्म आपको मिलेगा, ये फॉर्म आप फिल करोगे, ये मेरे पास आएगा और मैं यहाँ पर देखूंगा अच्छा यहाँ पर तो एक्स का है, तो यहां से मुझे पता चलेगा कि ये एक्स द्वारा ये शेयर होल्डर आया है, एक्स ने इसको सब्सक्राइब करवाया है, इस तरीके से। तो जब भी अंडरराइटर शेयर बिकवाते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करने वाला फॉर्म, और उस एप्लीकेशन फॉर्म में अपने अपने साइन या फिर मार्क्ड होता है किसी भी तरीके का मार्क, चाहे आपने नाम लिख लिया, कंपनी का नाम लिख लिया, जो भी है अंडरराइटर उसका मार्क हो। जरूरी नहीं है कि अंडरराइटर पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो सकता है वो कंपनी भी खोली गई हो, फॉर्म भी हो, अंडरराइटर फॉर्म भी हो सकती है, राइट। तो अंडरराइटर फॉर्म का नाम लिखा हो, स्टैंप लगी हो, या उसका पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम लिखा हो, तो एक मार्क्ड लगा होता है, जिससे जब भी वो शेयर होल्डर वो एप्लीकेशन भरकर जमा कराएगा कंपनी के अंदर, तो कंपनी को पता चल जाएगा कि अच्छा ये एक्स के द्वारा आई गई एप्लीकेशन है, एक्स ने बिकवाया है। समझ में आया? ऐसे को मार्क्ड एप्लीकेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया जी मार्क्ड एप्लीकेशन। इसके बाद क्या कहता है जो एक्स है उसने मान लो 35,000 शेयर को सब्सक्राइब करवा दिया, और 35,000 की जो एप्लीकेशन आई ना शेयर की, वो एक्स द्वारा आई। इसी तरीके से वाई की 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और जेड की 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। तो एक्स ने 35,000 बिकवाए, वाई ने 30,000 और जेड ने 10,000। अगर इन तीनों को जोड़ दूंगा तो टोटल 75,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुए, और यहाँ पर लिखा हुआ है 80,000 शेयर सब्सक्राइब हुए। तो 5,000 शेयर कैसे हुआ? तो 5,000 शेयर जो सब्सक्राइब हुआ कंपनी के नाम पर। अरे कुछ तो कंपनी अपना भी बिकेगा, कुछ तो कंपनी के नाम पे भी बिकेगा। जरूरी क्या है कि कंपनी की इतनी ही गुडविल खराब है कि कंपनी के नाम पे कोई खरीदेगा नहीं, बस अंडरराइटर से ही खरीदेगा शेयर होल्डर। भाई कुछ पब्लिक तो कंपनी के नाम सुनकर ही खरीद लेती है कि चलो खरीद लेते हैं, हर बार अंडरराइटर से थोड़ी खरीदा जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए कंपनी के नाम पे भी कुछ शेयर होल्डर ने बाई करा, और जो कंपनी के नाम पर जैसे जो एप्लीकेशन आई डायरेक्टली कंपनी के नाम पर, उसमें ना तो एक्स ने कोई सब्सक्राइब करवा, एक्स ने एप्लीकेशन दी, ना वाई ने ना जेड ने। इसका मतलब उसमें कोई भी मार्क्ड नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली लोगों ने अप्लाई करा है डायरेक्टली टू दी कंपनी, इसके थ्रू अप्लाई नहीं करा, किसी अंडरराइटर के थ्रू नहीं खरीदा, डायरेक्टली कंपनी को अप्लाई करा है। ठीक है ना? तो उसमें कोई मार्क्ड नहीं होगा, ऑब्वियस है, हमें पता चल जाएगा कि यार किसी भी अंडरराइटर नहीं, मतलब हमारा है, तो उसको अनमार्क्ड एप्लीकेशन कहेंगे। तो जो भी शेयर होल्डर डायरेक्टली कंपनी को अप्लाई करता है, एप्लीकेशन मनी देकर शेयर अब सब्सक्राइब करता है, तो उसमें कोई भी एप्लीकेशन में मार्क्ड नहीं होता किसी भी अंडरराइटर का, तो ऐसे को अंडरराइटर अनमार्क्ड एप्लीकेशन कहा जाएगा। और अनमार्क्ड का मतलब डायरेक्टली शेयर होल्डर ने, पर्टिकुलर पर्सन ने कंपनी को एप्लीकेशन मनी देकर शेयर खरीदा है। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए इसने 50,000 की गारंटी ली थी और इसने 35,000 शेयर बिकवा दिए, तो अभी इसने कितने शेयर नहीं बिकवाए? 15,000 शेयर नहीं बिकवाए। तो इस पे इसकी कितनी लायबिलिटी बनेगी? इस एक्स अंडरराइटर को अब कितने पैसे देने होंगे कंपनी को, या कंपनी को इसको कितना देना होगा? नेट लायबिलिटी क्या होगी उस अंडरराइटर की या कंपनी की? ये हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में निकालना है कि अब अंडरराइटर के ऊपर क्या लायबिलिटी बनेगी, है ना? क्योंकि भैया वो 15,000 शेयर नहीं बिकवा पाया तो उसको खरीदना पड़ेगा, तो खुद खरीदेगा तो कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी, अपना कमीशन भी काटेगा, बिल्कुल कमीशन लेगा, तो कमीशन तो पूरे 50,000 पे काटेगा। अब जो उसने खरीदा, भाई 15,000 मैंने खरीदे और मुझे कमीशन भी काट के तब भी तो मुझे पे करना ही पड़ेगा, तो वो नेट लायबिलिटी क्या रहने वाली है, वो आपका ये पॉइंट कहता है। ये समझ में आ गया? तो अनमार्क्ड और मार्क्ड एप्लीकेशन में फर्क समझ में आया। अनमार्क्ड जो डायरेक्टली कंपनी के लिए आई है एप्लीकेशन, किसी के थ्रू वो सब्सक्राइब नहीं हुआ है, किसी भी अंडरराइटर के थ्रू। किसी भी एप्लीकेशन में जब मार्क्ड नहीं होता किसी का अंडरराइटर का, वो अनमार्क्ड कहलाता है, और जिसमें मार्क्ड होता है वो मार्क्ड कहलाता है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सा अंडरराइटर द्वारा ये सब्सक्राइब किए गए हैं। होप आपको समझ में आ गया है। और इसी तरीके से अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो नीचे कमेंट करके जरूर अप्रिशिएट करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं मैं और उसको आगे समझते हैं। अ कंपनी ने इशू करा 60,000 शेयर 10 रुपए वाले, होल टाइम द होल ऑफ द इशू अंडरराइटर एक्स वाई एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1।
तो एक्स वाई जेड 3 अंडरराइटर है जिसको 3:2:1 में इन्होंने अपने सब्सक्राइब करने को बोला। तो 3:2:1 का निकालेंगे, 3 2 5 और 1 6, तो मतलब 30,000, 20,000 और 10,000। एक्स को 30,000 बेचने हैं, वाई को 20,000 और जेड को 30,000। एप्लीकेशन 51,000 शेयर के लिए रिसीव्ड हो गई। 51,000 के लिए क्या 60,000 का 90% निकालूंगा तो कितना आ रहा है? 54,000 आ रहा है। यहाँ तो 91,000, 51,000 ही रिसीव्ड हुई है। द पर्टिकुलर एप्लीकेशन रिसीव फॉल मार्क्ड एप्लीकेशन रिसीव्ड। मार्क्ड का मतलब जिसमें अंडरराइटर के कहीं ना कहीं मार्क हो, से पता चले कि ये अंडरराइटर द्वारा आया है। तो एक्स ने 30,000 अपने पूरे बिकवा दिए, वाई ने 10,000 बिकाया और जेड ने 5,000 बताया। डिटरमाइन द नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर। अभी के लिए कंसिडर मत करना कि ये 90% हुआ या नहीं हुआ, अभी के लिए मत करना। क्योंकि पॉइंट क्या है कि 90% तो नहीं, 100% सब्सक्राइब होगा। क्योंकि सब्सक्राइब भले ही 51,000 बाद में हुई, पर 9,000 ये खुद खरीदेंगे भाई। तो वो 90% वाली सिचुएशन अंडरराइटर केस में आएगी ही नहीं। क्योंकि अगर बाहर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप खुद खरीदो, हमें तो 100% करके दो, यही तो गारंटी दी है आपने। इसी को तो अंडरराइटर कहते हैं, जो गारंटी प्रोवाइड करता है। तो अब इनके बीच में नेट लायबिलिटी कितनी आएगी? तो मैंने यहाँ पर निकाला कि मैंने देखा भाई, ये देखो 60,000 का अगर मैं 3:2:1 में करूँ तो एक्स को 30,000 शेयर बेचने हैं, वाई को 20,000 और जेड को 10,000 शेयर बेचने हैं। एक्स ने अपने 30,000 शेयर पूरे बेच दिए, तो एक्स के ऊपर तो कोई लायबिलिटी आने वाली नहीं है, एक्स को सिर्फ हम कमीशन देंगे। वाई ने 20,000 बेचने थे पर बेचे कितने? 10,000। तो 10,000 वाई ने नहीं बेच पाया, तो वाई को आप खरीदने पड़ेंगे खुद शेयर। और 10,000 बेचने थे जेड को, उसने 5,000 बेचे, 5,000 नहीं बेच पाया। तो टोटल शेयर सब्सक्राइब कितने हुए? 51,000, जिसमें से 30, 10 और 5 करूंगा तो 45 ही हो रहे हैं भैया। 6,000 क्या है? अनमार्क्ड, जो कंपनी की तरफ से है। जरूरी नहीं है कि हर बार, मैंने फिर कहा कि जरूरी नहीं है कि अंडरराइटर ही द्वारा बिके, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी द्वारा भी बिक जाता है। तो टोटल शेयर सब्सक्राइब कितना हुआ? 51,000 का। मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब जिन्होंने शेयर द्वारा, अंडरराइटर द्वारा शेयर सब्सक्राइब हुए 30,000, 10,000, 5,000, 45 हुए, तो 6,000 क्या अनमार्क्ड जो कंपनी के लिए आए। अब देखिए, आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा? ग्रॉस लायबिलिटी कैलकुलेट करी। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब एक्स को 30,000 शेयर बेचने की लायबिलिटी है, वाई को 20,000 शेयर और जेड को 10,000 शेयर बेचने की लायबिलिटी। इसके बाद मैंने यहाँ से मार्क्ड एप्लीकेशन लेस कर दिया, जो जो शेयर इन्होंने बेच दिया उसको हटा दो आप। इसने 30,000 शेयर पूरे बेच दिए, इसने 10 बेचे, इसने 10 बेचे, तो इसकी लायबिलिटी रह गई 10,000 की, इसकी 5,000 की, इसकी नील लायबिलिटी रहेगी। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन कंपनी के डायरेक्टली बिहाफ पर खरीदा गया है, लोगों ने डायरेक्टली कंपनी का नाम सुनकर खरीदा है, किसी भी शेयर अंडरराइटर से नहीं खरीदा। अब कंपनी कहेगी यार हमारा को क्या करना है इसका? कंपनी क्या कहेगी? कंपनी कहेगी यार मुझे क्या, मैं क्या करूंगा भाई इसका शेयर का जो मेरे नाम पर आया है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी ने क्या करा? वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो है वो भी 3:2:1 में उन लोगों को बांट दी, जिससे उनकी लायबिलिटी ना बढ़ पाए, मतलब उनकी लायबिलिटी ज्यादा नहीं। क्योंकि देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है भाई, 30,000 इसने बिकवाए, 10,000, अभी देखो 10,000 और 5,000, टोटल इसको 15,000 शेयर खरीदने हैं, टोटल इसको 15,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे। अरे मेरे दोस्त आप समझो कि 60,000 शेयर मैंने इशू करे, 51,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए, तो अनसब्सक्राइब कितने हैं? 9,000 ना। तो बाहर हमें बेचना कितना है? 9,000। पर अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों में तो ये कहता है कि 10,000 एक्स को, जो एक्स हमारा जो शेयर है वो 10,000 शेयर नहीं बेच पाया, वाई जो है वो 5,000 नहीं बेचा, तो टोटल 15 नहीं बेच पाए ना। तो अगर इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनको 15,000 खरीदने पड़ेंगे एक्स और जेड को, और वैसे देखा जाए तो सिर्फ 9,000 ही सब्सक्राइब करना है। तो ये जो 6,000 है ना दोस्त, ये जो 6,000 है, ये जो 6,000 है, ये क्या करते हैं हम? पहले तो प्रॉब्लम समझो क्या है। हम कह रहे हैं वाई को कि भाई तू 10,000 नहीं बेच पाए तो खरीद तू, जेड को कह रहे हैं तू 5,000 नहीं बेच पाए तो तू खरीद। तो 15,000 तो शेयर ही नहीं है, तो वो खरीदेंगे कैसे? शेयर तो 9,000 ही है दोस्त, है ना। क्योंकि 60 में से 51 सब्सक्राइब हो गए तो 9,000, मतलब जो 6,000 कंपनी के नाम पे सब्सक्राइब है, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, वो हम तीनों हिस्सों में बांट देते हैं। और क्या करेंगे? हम एक्स को, वाई को और जेड को बांट देते हैं। क्योंकि 10,000 शेयर ये खरीदे भाई, जब शेयर बिकवाने के लिए ही 9,000 बचे हैं, 51 सब्सक्राइब हो गए ना, तो 9,000 ही तो बिके बिकवाने के लिए। जब 9,000 बिके तो वो 10,000 कैसे खरीद लेगा और ये 5,000 कैसे खरीद लेगा? इसलिए कहा जाता है जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन होती है वो कंपनी इन अंडरराइटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और मान लेती है कि ये आपकी तरफ से आए हैं। वैसे तो हमारे नाम पर आए हैं, पर हम इसको आपके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम मान लेंगे कि आपकी तरफ से आए, और डिस्ट्रीब्यूट भी वैसे ही होगा जैसे हमने आपको इनिशियल रेशियो दी थी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो 6,000 है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3:2:1 में। अब आया समझ में क्यों करते हैं? तो अब देखो
3,000 इसको दे दिए, 2,000 इसको दे दिए, 1,000 इसको दे दिया। मतलब इसने तो अपने पूरी लायबिलिटी खत्म कर दी, इसकी लायबिलिटी नील थी। फिर हमने इसको 3,000 और डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब हम ये कहेंगे कि इसने 3,000 अपने उससे ज्यादा ही बेच दिया, अपनी जो नेट लायबिलिटी उससे ज्यादा ही 3,000 बेच दिया, ऐसा कहेंगे इसको। हमने कहा 2,000 तुम्हें दे दिया, चलो हमारी कंपनी के नाम पे है तो 2 तुमको बांट दिया। अब हम 8,000 तुम खरीदोगे और 4,000 तुम करोगे। 8 और 4 अभी भी कितना हो गया दोस्त? 12 हो गए। 8 और 4 अभी भी कितना हो गया? 12 हो गए। और बेचने कितने हैं? सिर्फ 9,000 बेचने हैं। अब पॉइंट फिर से आ गया, अब क्या करूं भाई? भाई अनसब्सक्राइब तो 9,000 है ना, और मैं इससे कह रहा हूं कि 8,000 तू खरीद और 4,000 तू खरीद, तो 8 और 4 12, 12,000 शेयर तो है ही नहीं, शेयर तो सिर्फ 9,000 पड़े हैं। तो अब जो हमने 3,000 दिया था, जो कि एक पहले तो सब में बांटेंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन पहले तीनों में बांटी जाएगी, उसके उससे हिस्से में। अगर ये नेगेटिव आता है इसका मतलब ये एक्स्ट्रा नहीं बेच रहा है। नेगेटिव का मतलब ये है कि इसने कोई एक्स्ट्रा नहीं बेचा है, ये कंपनी के नाम पर आए जो इसके हिस्से में बांटा गया। तो अब ये क्या कहता है, भाई मुझे क्या चाहिए, मैंने तो अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी। तो अब ये कहता है ये वाले शेयर भी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिनसे इनकी लायबिलिटी कम हो जाए और नेट लायबिलिटी इनको जो शेयर खरीदने पड़े वो खरीदेंगे। शेयर ये 9,000 ही खरीदेंगे, पर वो 9,000 कैसे खरीदेंगे? इसमें अब 9,000 में बोलूंगा खरीदो, तो मैं किस बेसिस पर बोलूंगा कि 9,000 में से एक्स वाई कितना खरीदेगा, जेड कितना खरीदेगा? तो इस तरीके से पहले हमें क्या करा, इनके अपने अपनी लायबिलिटी जो इन्होंने बेचा वो खत्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो इनका बैलेंस बचा, अब 10 और 15, 15 तो नहीं है हमारे पास, 9 है, तो 9 कैसे बांटू? इसलिए मैंने क्या करा, पहले जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करी। अगर किसी का नेगेटिव आ जाए तो उसको खत्म करेंगे, क्योंकि देखो एक्स ने है, एक्स जो है उसने अपनी लायबिलिटी पूरी करी, तो उसकी कोई लायबिलिटी अराइज ही नहीं होगी, इसलिए वहां पर नील करा गया। तो सरप्लस ऑफ एक्स, एक्स का अगर कोई सरप्लस आ जाता है तो उसको वाई और जेड में ट्रांसफर किया जाएगा, वो भी उनकी रेशियो के हिसाब से। 2:1 थी ना उनकी रेशियो, तो 3,000 मैंने यहाँ से माइनस था, प्लस करके नील कर दिया, और वो 3,000 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब कोई भी ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि 3,000 को इक्वली बांटो। ये 3,000 क्यों दे रहे भाई? तो हम जिस रेशियो में शुरू से चलते हुए उस रेशियो में दे रहे, वैसे तो देने का मतलब ही नहीं बनता तुम्हें पूरा, पर हम फिर भी बांट रहे हैं, जिससे तुम्हारी लायबिलिटी कम हो जाए और तुम्हें उतना ही खरीदना पड़े जितने अनसब्सक्राइब रह गए। तो 2,000 1,000 बांट दिया, देखो 6,000 और 3,000, मतलब इस पर्टिकुलर वाई को 6,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, और इस पर्टिकुलर को जेड को 3,000 शेयर खरीदेंगे, और 6 और 3 9 हो गए, और 51 बिक गए थे। देखो आ गया इस तरीके से। प्रोसीजर क्या है, पहले आप ग्रॉस, आपके पास लायबिलिटी आएगी जिसमें आप सारे शेयर, मतलब ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब जितने आपको पुनः बिकवाने थे, आपने कितने बिकवाए टोटल, फिर अनमार्क्ड को बांट देंगे उस रेशियो में, और फिर अगर किसी का नेगेटिव आ जाता है कि सरप्लस आता है, उस सरप्लस को फिर दोनों को बांट देंगे, तो नेट लायबिलिटी आपकी निकल आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने यहाँ आपको, ठीक है। चलो, तो यहाँ तो पर आपको सबसे पहले समझ में आया कि किस तरीके से प्रोसीजर है, नेट लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं मार्क्ड और अनमार्क्ड के केस के अंदर। अनमार्क्ड में क्या करते हैं, फिर सरप्लस आता है तो क्या करते हैं। रिवाइज हो गया पूरा, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ अंडरराइटर कमीशन। अंडरराइटर कमीशन का कंसेप्ट क्या है? एबीसी लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू करे 10 रुपए के हिसाब से। वाई कह रहा है कि मैं, एक्स कह रहा है 50,000 बेच दूंगा, वाई कह रहा है 30,000 बेच दूंगा, जेड कह रहा है 20,000 बेच दूंगा, फुल्ली सब्सक्राइब भी हो गए। कमीशन देंगे 5% के हिसाब से, ठीक है। कमीशन कितना देंगे? 5%। तो इसने कितने शेयर बेचे? 50,000 10 के हिसाब से। इसने भाई वाई एक्स ने कितने शेयर बेचे? 50,000 की कमिटमेंट ली थी ना इसने, 50 बेच दिए इसने, फुल्ली सब्सक्राइब लिखा हुआ है मैंने, और 10 रुपए के हिसाब से 1 शेयर होगा, तो उस पर 5% का इनको कमीशन दे देंगे, जितने जितने शेयर इन्होंने बेचे, इसका कमीशन मिल गया, इसका कमीशन मिल गया। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू करे गए हैं तो प्रीमियम पे भी कमीशन दिया जाएगा। तो मान लो अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है, 20% का 12 रुपए का इशू करे, तो 50 शेयर 12 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 50 शेयर 12 के हिसाब से इसने 6 लाख के शेयर बेचे, उसका 5% आ जाएगा, 30,000 रुपए इसको कमीशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से कमीशन कैलकुलेट होता है, बड़ा सिंपल सा है। आपने कितने शेयर बेचे, ठीक है, या आपने कितने टोटल सब्सक्राइब करवाए, चाहे आपको खुद खरीदो चाहे आप किसी से सब्सक्राइब करवाओ, आप किसी को बेच दो या खुद खरीद लो, तो आपने टोटल कितने शेयर सब्सक्राइब करवाए एक्स अंडरराइटर ने? एक शेयर के फेस वैल्यू या टोटल वैल्यू कितने का बेचा, चाहे वो प्रीमियम जोड़कर है या विदाउट प्रीमियम, फिर 5% का कमीशन, जो भी उसका कमीशन रेट है वो आपका निकल आएगा। ये लो, ये क्लास में मैंने 4 क्लास में खत्म कराया था, जिसके अंदर पहली क्लास में मैंने आपको अभी जो मैंने आपको रिवीजन कराया 20-30-25 मिनट में, अंडरराइटर का कंसेप्ट समझा दिया, मार्क्ड और अनमार्क्ड एप्लीकेशन समझा दी, अंडरराइटर कमीशन और अंडरराइटर लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है सर। यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ अंडरराइटर की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ अंडरराइटर में बेस्ड ऑन एक्सटेंड ऑफ अंडरराइटिंग, फुल्ली अंडरराइटिंग और पार्शियल अंडरराइटिंग, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अंडरराइटर, सिंगल अंडरराइटर, मल्टीपल अंडरराइटर, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम अंडरराइटिंग और रेगुलर अंडरराइटिंग। इनका मतलब क्या है वो एक बार जल्दी समझ लेते हैं। चलिए, तो अब एक एक करके मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फुल अंडर, ये सारे पॉइंट क्या है, अब एक एक करके समझो। अगर कोई कंपनी
अगर कोई कंपनी, अगर कोई अंडर राइटर पर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं आपके सारे शेयर अंडर कमी सब्सक्राइब करवा दूंगा, ऐसे अंडर राइटर को फुल अंडर राइटर कहते हैं। मान लीजिए आप एक अंडर राइटर हो, मेरी कंपनी के पास आए और उसने कहा कि सर आपके शेयर मैं सारे सब्सक्राइब करवा दूंगा, ये मेरी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होऊंगा कि सारे शेयर सब्सक्राइब कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी, तो मैं आपको फुल अंडर राइटर कहूंगा। अब आप और आपके दोस्त 2 अंडर राइटर थे, आप दोनों मेरे पास आए, कहता है कि सर आधे मेरे को दे दो और आधे इसको कर दो, तो मैं उनको बोलूंगा पार्शियल अंडर राइटर, कि भैया आधे शेयर बिकवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और आधे आपके दोस्त की, पार्शियल अंडर राइटर। तो क्या लिखा है, एबीसी कंपनी है, वो कह रहा है 1 लाख शेयर मुझे इशू करने हैं, वो कह रहा है केस नंबर है मिस्टर एक्स टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 1 लाख शेयर सब्सक्राइब करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो मिस्टर एक्स को फुल अंडर राइटर कहेंगे। अगर मिस्टर एक्स कह रहे हैं कि नहीं मैं तो भाई 40% शेयर ही करवाऊंगा, बाकी 60% आप किसी और से कर दो, 40 मैं बिकवाने को रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो पार्शली वो अगर गारंटी दे रहा है कि इतने शेयर बिकवा दूंगा, तो उसको पार्शियल अंडर राइटर कहा जाएगा। सिंगल राइटर का मतलब होता है जब कंपनी एक ही अंडर राइटर को सारे शेयर सब्सक्राइब कराने को दे देती है, उसको सिंगल अंडर राइटर, मतलब एक ही पर्टिकुलर पर्सन उस कंपनी के सारे शेयर सब्सक्राइब करवा रहा की गारंटी दे रहा है। मल्टीपल अंडर राइटर के अंदर क्या होता है, जब एक ही कंपनी एक से ज्यादा अंडर राइटर को अपने शेयर सब्सक्राइब कराने को बोलती है, उसको मल्टीपल अंडर राइटर कहा जाता है। सिंपल सा पॉइंट है। बट जब बात करते हैं रेगुलर और फर्म अंडर राइटर की, तो इस पॉइंट में क्या कहता है, इस पॉइंट में कहता है कि देखो मान लीजिए आप 3 अंडर राइटर है एक्स वाई जेड, मैं को समझाता हूँ रेगुलर अंडर राइटर। इधर देखो, एबीसी कंपनी है, 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है, 80,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए। ये कह रहा है मैं 50,000 शेयर बिकवाने की गारंटी ले रहा हूँ, ये कह रहा है मैं 30,000 शेयर बिकवाने की गारंटी ले रहा हूँ, ये कह रहा है मैं 20,000। अब 50,000 में इसने 40,000 बिकवा दिया, 10,000 नहीं बिकवा पाया। इसने 30 में से 30 पूरे बिकवा दिए, तो उसकी लायबिलिटी नील। इसमें 20 में से 10 बिकवा दिए, 10 नहीं बिकवा पाया। अब क्या होगा, अंडर राइटर ने तो गारंटी दी थी, ये तो सिर्फ 50 की जगह 30 बिकवा पाया, अब 20 तो खुद खरीद, है ना। तो मतलब इसने 50,000 शेयर सब्सक्राइब करने की गारंटी दी थी, 30 ने बाहर बिकवा दी पब्लिक को, अब 10 नहीं बिकवा पाएगा, तो इसको खुद खरीदना पड़ेंगे, ये एक्स की लायबिलिटी बन जाएगी, एक्स अंडर राइटर को खुद बाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से वाई ने 30,000 की वो गारंटी दी थी, वाई ने 30,000 पूरे बिकवा दिए, तो उसको कुछ नहीं खरीदना। जेड ने कहा था मैं 20,000 बिकवा दूंगा, उसने 10,000 बिकवाए, तो 10,000 जेड को अब खुद खरीदने पड़ेंगे। तो रेगुलर अंडर राइटर में क्या होता है कि भाई पहले आप शेयर पब्लिक को सब्सक्राइब करवाते हो, इतने हो गए ठीक है। अब अगर कुछ रिमेनिंग बच जाते हैं, तो रेगुलर अंडर राइटर वो पर्सन होता है जो शेयर खुद खरीदता है, वो खरीदना नहीं चाहता पर मजबूरी में वो खरीदना चाहता है क्योंकि उसने गारंटी दे रखी है। बाद में जाकर वो बेच देगा, वो तो पॉइंट है ही, बट उसको अभी खरीदने पड़ेंगे, सब्सक्राइब कराना पड़ेगा, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फुल्ली 90% वाली। तो अगर मान लो मैं अंडर राइटर हूँ और मैंने कहा कि मैं आपके पूरे सब्सक्राइब करा दूंगा, 50,000 शेयर सब्सक्राइब करवा दूंगा, मैं नहीं करवा पाया, 30,000 ही करवा पाया, तो 20 मुझे मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। समझ में आया, इसको रेगुलर अंडर राइटर कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे अंडर राइटर पहले शेयर बाहर पब्लिक को सब्सक्राइब कराएगा, और अगर बाद में पूरा बच जाता है, अगर फुल्ली सब्सक्राइब हो तो बढ़िया हो गया, अगर बाद में कुछ सब्सक्राइब नहीं हो पाई पब्लिक से, मैं नहीं करा पाया, 5,000 शेयर 10,000 शेयर में नहीं कर पाया, वो मुझे खरीदना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि मैंने उस चीज की गारंटी दी है। इसको रेगुलर अंडर राइटर कहते हैं। बट एक पॉइंट आता है फर्म अंडर राइटर। फर्म अंडर राइटर में होता क्या है कि मान लो मैं और आप एक अंडर राइटर है, आपने भी गारंटी दी मैं 50,000 शेयर बेचूंगा, मैंने भी गारंटी दी मैं 50,000 शेयर बेचूंगा। अब मैं इंटरेस्टेड हूं इस कंपनी के शेयर, यार मुझे भी मिले कुछ, तो मैं क्या करूंगा, पहले जितने मुझे चाहिए मैं रख लूंगा, मैं ही सब्सक्राइब कर लूंगा, मैं बाहर नहीं बेचूंगा, पहले मुझे जो चाहिए मैं रख लूंगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाएगा वो पब्लिक को दूंगा। तो ये होता है फर्म अंडर राइटर में। फर्म अंडर राइटर में जो अंडर राइटर होता है, पहले जितना शेयर वो रखना चाहता है, जितना शेयर वो खरीदना चाहता है, वो खुद खरीद लेगा, और उसके बाद जब रिमेनिंग बच जाएगा वो पब्लिक को बेचेगा। जो रेगुलर में उल्टा होता है, रेगुलर में पहले पब्लिक को बेचो और जो नहीं बिक पाया वो खरीदो। अंडर राइटर में, फर्म अंडर राइटर में पहले खुद खरीदो, और जो जितना आप चाहते हो उतना खरीद लो, और जो नहीं आप चाह रहे भाई, अब मैंने कहा भाई 50,000 शेयर की गारंटी लिए, 20 में चाहता हूँ कि मेरे पास 20,000 शेयर हो, बाकी 30,000 में बाहर पब्लिक को बेच दूंगा। तो मान लो एक्स और वाई ने कहा 50, 30 और 20 की गारंटी लूंगा, इसने कहा भाई 20,000 तो मैं खुद ही रख लूंगा भाई, ये मेरा इंटरेस्ट है, अच्छी कंपनी, इसके शेयर मार्केट में मेरे को फायदा देगी। तो इन्होंने अपने अपने शेयर खरीद लिए खुद, और बाकी जो बच जाएगा वो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर। फुल्ली सब्सक्राइब कराना था ना, अब कैसे कराए वो तो मेरी मर्जी है, मैं खुद लूँ सारे के सारे या मैं बाहर करवाऊँ, आपको पूरे सब्सक्राइब मिल जाएंगे। तो उसमें कंडीशन नहीं लगा सकती कंपनी की, तुम नहीं पब्लिक को ही दो, ऐसा कोई कंडीशन लगा सकती। ठीक है मेरे दोस्त। तो फर्म अंडर राइटर में ये होता है, पहले कंपनी अंडर राइटर जो होता है जितने शेयर उसको चाहिए होता है वो खुद खरीद लेता है, और जो रिमेनिंग बच जाते हैं वो पब्लिक को आगे दे देता है। ये लो सर, ये तो हो गया जी पॉइंट क्लियर। आइए सर, तो आज के सेशन में हम इतना रखेंगे, बट कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो होप अभी तक जितना भी मैंने आपको रिवीजन कराया वो आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 कर रहे हैं, जल्दी से फटाफट 2-3 क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे।
60 क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको 60 और 61 करा देता हूँ जिससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, मतलब एक आपको आइडिया हो जाए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ए लिमिटेड के 1 लाख इक्विटी शेयर है 100 रुपये वाले एट अ पार टू पब्लिक, अंडर राइटर ओनली बी एंड कंपनी। एक ही कंपनी, एक ही अंडर राइटर, मतलब सिंगल अंडर राइटर है। कंपनी ने 90,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, जिसमें से आउट ऑफ विच 80,000 शेयर वर मार्क थे और 10,000 शेयर क्या थे, अनमार्क्ड थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अनमार्क शेयर अंडर राइटर को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब अगर सिंगल अंडर राइटर है तो हम उसी को दे देंगे। डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ बी एंड कंपनी, अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा होते तो फिर मैं एक से ज़्यादा करता, पर यहाँ पर तो एक ही अंडर राइटर है, तो सीधे सीधे कहेंगे देखो 1 लाख शेयर बिकवाने की गारंटी ली थी आपने, ठीक है, जिसमें से आपने 80,000 बिकवा दी, 10,000 कंपनी के नाम पे बिके, अनमार्क्ड जो होता है वो कंपनी के नाम पे होता है, 80 जो बाकी मार्क्ड होता है वो अंडर राइटर के नाम पे होता है। हमने कहा भाई अनमार्क्ड जो एप्लीकेशन होती है वो हम क्या कर देते हैं, अपने जो अंडर राइटर होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रेशियो में। अब इधर एक ही अंडर राइटर है तो सारे उसको दे दो, तो 10,000 शेयर हमने चलो आपको भी दे दिया। अब जो रिमेनिंग लायबिलिटी आपकी 10,000 शेयर की, सिंपल सी बात है, 1 लाख शेयर थे, 90,000 सब्सक्राइब करे, आप सिंगल अंडर राइटर हो। अच्छा चलो 90 में से 80 आपने करवाया, 10 हमारे नाम से आगे, वो भी हमने आपको अकाउंट में जोड़ दिए, तो अब 10,000 शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे फुल्ली सब्सक्राइब कर, तो 10,000 शेयर के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। समझ में आया नहीं आया? 61 क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जल्दी हो जाएगा। इसमें 2 3 3 चीजें है वो सारी कवर हो जाएगी और आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का। ए लिमिटेड ने 4 लाख इक्विटी शेयर इशू करे, जिसमें एक्स वाई और जेड 3 अंडर राइटर है, जिसका 40%, 30% और 30% की गारंटी ली है इन्होंने। एप्लीकेशन जो है वो 3,20,000 शेयर के लिए रिसीव्ड होगी, जिसमें से 80,000 शेयर जो है वो स्टैंप ऑफ एक्स है। स्टैंप ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, मार्क्ड एप्लीकेशन है। 40,000 वाई की स्टैंप पे और 80,000 जेड की स्टैंप पे, तो 80 80 और 40 कितना हो गया भैया, 80 80 और 40 हो गया 2 लाख, मतलब 1,20,000 जो है वो अनमार्क्ड है, लिखा भी है द रिमेनिंग एप्लीकेशन 1,20,000 डिड नॉट बियर एनी स्टैंप, उसमें स्टैंप नहीं लगी हुई थी किसी भी अंडर राइटर की, तो वो कंपनी के नाम पर आई। फाइंड आउट द लायबिलिटी, कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर, अंडर राइटर लायबिलिटी कैलकुलेट करो। फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडर राइटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अनमार्क्ड एप्लीकेशन अ पोर्शन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। अब आपको ये बता रहा है कि जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है वो ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में अपोर्शन किया जाएगा। ओके, फिर कह रहा है अनमार्क्ड एप्लीकेशन अपोर्शन करना ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, ग्रॉस लायबिलिटी में से मार्क्ड एप्लीकेशन लेस करना, जो बच जाएगा उसका रेशियो कैलकुलेट करना, उसमें अनमार्क्ड एप्लीकेशन को करना पड़ेगा। तो 2 केस है, बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 40 30 30 का रेशियो था, तो मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, इधर देखो, इधर ध्यान दो, पहले मैंने कहा कि भैया टोटल जो शेयर आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं वो 4 लाख शेयर है, और उस 4 लाख में 4:3:2 की रेशियो में आपको शेयर सब्सक्राइब करना है, सॉरी 4:3:3 की रेशियो में। तो मैंने कहा ये क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी वाली रेशियो है। तो 4 लाख को 10 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,60,000, 1,20,000 और 1,20,000 433 की रेशियो में मैंने इसको बांट दिया। पहला केस कहता है कि जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगी उसको ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या करते हैं, पहला स्टेप, पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिख लो, फिर मार्क्ड एप्लीकेशन लेस कर दो। तो इसने 80 बिकवाए, इसने 40 बिकवाए, इसने 80 बिकवाए, तो यहाँ पर इसकी रिमेनिंग लायबिलिटी रहेगी, इसको 80 खरीदने, इसको 80 खरीदने, इसको 40 खरीदने, पर अभी नहीं, नेट लायबिलिटी नहीं है, ये ग्रॉस है अभी भी। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है, हमने कहा भैया 3,20,000 में 2 लाख तो सब्सक्राइब हो गए मार्क की वजह से, तो 1,20,000 जो है वो उसको किसकी रेशियो में बांटना था, किसकी रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी ओवर द अंडर राइटर, 48,000, 36,000 और 36,000, तो यहाँ पर जो लायबिलिटी आ गई ये 32,000, 44,000 और 4,000, ये आपको नेट लायबिलिटी जो खुद खरीदनी पड़ेगी। मान लो ये 4,000 जो होता है, ये 4,000 जो होता है नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब ये सरप्लस है, तो फिर ये 4,000 को फिर से बांटा जाता है 1-2 पे, ठीक है जी, इनकी रिमेनिंग रेशियो में। बी वाला केस कह रहा था कि आपको जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है वो आपको ग्रॉस लायबिलिटी और मार्क्ड एप्लीकेशन लेस करके जो अमाउंट बच जाएगा उस पे रेशियो में बांटनी है। मतलब मेरी ग्रॉस लायबिलिटी ये है, मैंने मार्क्ड एप्लीकेशन लेस करी, अब बचा ये 80 80 80, कह रहा है इस रेशियो में बांटोगे, मतलब 80 80 80, मतलब 2:1 की रेशियो में बांटोगे। मतलब जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है कितने, 1,20,000, वो अब ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में नहीं, इसकी रेशियो में बांटी जाएगी जो लेस करके आया है। जब मैंने इसकी रेशियो में बांटा तो अब ये दूसरे पॉइंट पे लायबिलिटी आ गई। समझ में आया नहीं आया बताइए? एक बार सरप्लस वाला भी कर लेते हैं लगे हाथ, ये भी सिंपल सा है। सरप्लस वाला, एमिन कॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 2021 को इशू करा प्रोस्पेक्टर, 5 लाख इक्विटी शेयर इशू करे 10 रुपये वाले, फुल्ली सब्सक्राइब करवाए एबीसी ने,
ABCD 4 अंडर राइटर है, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। ऐसा बोला कि हम अंडर राइट करेंगे, गारंटी दे दी। ये गारंटी है कि 2 लाख बिकवाऊंगा, 1.5 लाख बिकवाऊंगा, 1 लाख 50,000, 4 लाख 50,000 शेयर के लिए आई। वो भी मार्क्ड एप्लीकेशन है जिसमें 2 लाख 20,000, 90,000, 1 लाख 10,000 और 10,000 था। फाइंड द इंडिविजुअल लायबिलिटी। फिर वही कहानी, अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ग्रॉस लायबिलिटी के बेसिस बांटो। चलो एक मैं कराऊंगा, एक आप करोगे। सबसे पहले तो मैंने देखा ग्रॉस लायबिलिटी क्या है। तो जो ग्रॉस लायबिलिटी है वो है 4:3:2:1। कहाँ से निकाली? यहाँ से निकाले। ये 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। 50,000 को इसको एक 50,000 1 जा, 50,000 2 जा, 50,000 3 जाओ, 50,000 4 3 2 1। ठीक है, 2 लाख, 1.5 लाख, देखो 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। इसके बाद मार्क्ड एप्लीकेशन दे रखा है हमें क्वेश्चन में। यस, कितना? 2 20 90, 1 लाख 10,000 और 10,000। ये आ गया 2 20 90, 1 लाख 10,000 और 10,000। इसके बाद जो बच जाएगा वो आपके पास क्या है? वो है आपके पास रिमेनिंग लायबिलिटी, जो इनको खरीदना पड़ेगा। अरे इसने तो 2 लाख की गारंटी ली थी, 2 20 बिकवा दिए, तो ये सरप्लस है। ठीक है, जो सरप्लस होता है वो हम क्या कर देते हैं? बाकी वाले पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि यार हमें तो चलो नेट लायबिलिटी हमारी नील हो गई, बाकी वाली की लायबिलिटी ना बढ़े, इसको बांट देते हैं। ठीक है, इसमें 1,50,000 की बोली थी, 90,000 सब्सक्राइब करे तो 60,000 के उसने नहीं बिकवा पाया, 40 नहीं बिकवाए, 10,000 ने एक्स्ट्रा बेच दिए। अब हमने क्या कहा, जो हमारी अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि देखो हुआ क्या कि 4 लाख, अगर आप देखोगे 2 20 90 1 10 और 10, ये मिलाकर होता है 4,30,000 और आपने 4,50,000 शेयर सब्सक्राइब करवाए हैं, तो मतलब 4,50,000 में से 4 30 हटाएंगे तो जो 30,000 शेयर, तो 20,000 शेयर है वो आप ग्रॉस लायबिलिटी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है। 2 आप करना है, 2 कहता है इसकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 कहता है ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में, ये वाली। तो मैंने जब 20,000 जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन जब डिस्ट्रीब्यूट करे तो यहाँ 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 आया। इसके बाद सरप्लस है 28,000, ये इसके बाद इतना आया ये। तो अब क्या करेंगे, ये जो 28,000 है, ये जो 28,000 है इसको हम, और ये 14,000 जो है, इन दोनों को जोड़ेंगे। 28,000 जो सरप्लस आया और 14,000, समझ में आया? अरे इसने 28,000 इसको सरप्लस है, मतलब ये 28,000 से ज्यादा शेयर बेच चुका है, तो उसको किसी और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, इन दोनों के अकाउंट में जो नहीं बेच पाए बेचारों। 28,000 और ये 14,000, इन दोनों को जोड़ो और 3:1 की रेशियो। 3:1 का मतलब हो गया 4 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 3। देखो ये पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 28,000 ये आ गया 42,000 जो ए और सी का सरप्लस है, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बी और डी में इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ही यही होता है कि यार ये बंदा 54,000 शेयर और 38,000 शेयर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि शेयर सब्सक्राइब करने को बचे ही कम है। अरे 50,000 शेयर ही तो सब्सक्राइब, 5 लाख शेयर इशू करे थे, 4,50,000 सब्सक्राइब हो गए, तो अब अनसब्सक्राइब कितने 50 ना, तो वही तो खरीदोगे। ये कैसे खरीद लेगा 54,000 जब शेयर ही अनसब्सक्राइब 50,000 है? इसलिए इनको डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है कि इसका नेट बैलेंस निकल जाए। तो जब हमने इन दोनों के सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करा तो 22,000 ये खरीदेगा, 500, 27,500 ये खरीदेगा, दोनों को जोड़ोगे 50,000 आ जाएगा, जो एक्चुअल आ जाता है। दैट्स कॉल्ड नेट लायबिलिटी। बी वाले केस के अंदर क्या था? 20 वाले में था कि जो आपके पास, हाँ 20 वाले में क्या कह रहा था, इधर देख लो, बी वाला भी कर ही लेते हैं। वो कह रहा था कि जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है वो अपोर्शन करोगी ग्रॉस लायबिलिटी मार्क्ड एप्लीकेशन के लेस करने का। अब देखो ग्रॉस लायबिलिटी है 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन है 2 20 90 1 लाख, और ये आ गया आपके पास लेस करने के बाद का 20,000, 60,000, 10,000 माइनस का, और 40,000 ये आ गया। अब होना क्या है, इसकी रेशियो नहीं ले सकते आप सर, इसकी रेशियो ले, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। नेगेटिव में रेशियो कैसे ले लोगे आप? तो आप पहले सबको पॉजिटिव बनाओ। तो जो पॉजिटिव बनाने के लिए जो आपका सरप्लस है वो अभी यहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, उससे पॉजिटिव बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, ये माइनस का था 20,000, यहाँ प्लस करके नील कर दिया, और 10 करके प्लस करके नील कर दिया। 20 और 30 कितना हो, 20 और 10 कितना हो गया, 30,000 हो गया। ये भी 30,000 जो है सरप्लस ए और सी को बी और सी में ट्रांसफर कर दो 3:1 की रेशियो में। ये रहा देखो 3 और ये है 1, बी का 3 है और इसका 1 है। तो होता क्या है कि अगर आपके पास अनमार्क्ड एप्लीकेशन लेस करने के बाद अगर कोई नेगेटिव, इसकी रेशियो में बांटना और इसमें नेगेटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ के जो सरप्लस है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाकी दो में, और जो रेशियो दे रखी है 3:1 उनकी जो ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई, होने के बाद क्या करेंगे, होने के बाद तो पहले सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करा, अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये फर्क है। अगर आपका रेशियो जो अनमार्क्ड वाली रेशियो है, मतलब ये जो इसके बाद की यहाँ की रेशियो अगर वो नेगेटिव में आ जाती है, तो ऐसे केस के अंदर पहले सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि उससे पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो मैंने 20,000 और 10,000 इनका लेकर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 22,500 7,500, वो भी इस रेशियो में। उसके बाद यहाँ पर आ गया नील और नील, और यहाँ बन गई रेशियो 37,500 32,500। 37,500 32,500 कितना हो गया भाई, 32,500। 2500 से मैंने दोनों को डिवाइड करा,
मैंने इसको भी 2500 से डिवाइड करा, इसको भी 2500 से डिवाइड करा, तो 15:13 की रेशियो आ गई। अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अब रिमेनिंग जो बच जाता है उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये करने के बाद ये आ गई नेट लायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट केस था, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट था ये। तो अगर आपके पास जो रेशियो है उसमें अमाउंट जो होते हैं वो नेगेटिव आ जाते हैं, तो पहले उस नेगेटिव अमाउंट को खत्म कर दो। तो सरप्लस पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपके पास पॉजिटिव अमाउंट आ जाएंगे, तो इन दोनों का रेशियो लेकर अनमार्क्ड एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ऊपर वाले में अलग था, ऊपर वाले में ग्रॉस लायबिलिटी में था, इसलिए वहां पर कोई नेगेटिव था ही नहीं, इसलिए मैंने सरप्लस पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा पॉजिटिव करने के लिए, अनमार्क पहले बांट दिया उसके बाद सरप्लस। तो सरप्लस पहले अनमार्क पहले कर सकते हैं, पर कंडीशन है उसके पास नेगेटिव अगर आता है रेशियो में, रेशियो निकालने के लिए नेगेटिव दिखता है, तो पहले सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाकी में, और उससे पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देन अनमार्क्ड को डाल दो। क्लियर हो गया, यहाँ पर हो गया खत्म। अब जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है फर्म अंडरराइटर, उसका एक अलग केस है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फर्म अंडरराइटर आ गया, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्रीज आ गई, अकाउंटिंग एंट्रीज के बाद फिर एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, और आपका एक चैप्टर कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। फुल फ्लैश क्वेश्चन करने के बाद खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे किसी भी हाल में। आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।